Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So in last class, we have discussed about one-dimensional free electron gas, where properties like Fermi energy and the density of states, total energy and average energy has been discussed. So last class में हम लोगों ने जो one-dimensional free electron gas के लिए properties discuss की हैं, similarly 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी वो प्रॉपर्टीज अगेन डिस्कस करनी पड़ेगी एंड फॉर्मूले में स्लाइड चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा फार्मूले जितने भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस हैव डिस्कशंस ऑन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस, बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस आई वांट टू राइट दोज फार्मूले अगेन ऑफ 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का फार्मूला मैं एक बार अगेन लिखता हूँ। सो फॉर 1 डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस वी हैव फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी के फार्मूले में EF था, EF इज इक्वल टू और so for one-dimensional free electron gas, one-dimensional free electron gas, फॉर्मूला ऑफ फर्मी एनर्जी, पूरा फार्मूला लिखूंगा, प्रोपोर्शनलिटी भी बाद में एक साथ दिखा दूंगा। h² अपॉन 2m n पाई बाई 2l, ओके। एंड इसके बाद मैंने बताया था कि द फर्मी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल स्क्वायर of linear electron density. Fermi energy is proportional to linear electron density square of linear electron density, ठीक है। तो ये EF है, EF is proportional to rho L square। ये हमने वन डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा और ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स DE is equal to L by pi h cut 2m upon E whole power half. This means density of state is inversely proportional to e raised to power half, or you can write minus half, e raised to power minus half. Inversely proportional or directly proportional e raised to power minus half कर दी, okay। This is density of state. टोटल ये चारों प्रॉपर्टीज हम लोग 2D 3D में भी मेंशन करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि डेरिवेशन करना है या डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, क्योंकि फार्मूला याद करना जरूरी है आपको, ठीक है। जैसा आप कहोगे वैसा डिस्कशंस कर देंगे। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। टोटल एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी, E total, this will be average energy multiplied by number of electrons 1 by 3 n EF। एंड फिर एवरेज एनर्जी क्या थी, एवरेज एनर्जी G बार
इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का 1/3, 1/3। दिस इज फर्मी एनर्जी, फर्स्ट वन इज फर्मी एनर्जी एंड दिस वन इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये फार्मूले एक बार नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इनसे रिलेट करते हुए 2D 3D के फार्मूले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, सो फॉर 2 डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एंड 3 डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मैं फर्दर फार्मूला लिखूं या फिर डेरिवेशन करूं, आप लोग बताएंगे। एग्जाम में तो कुछ चेंजिंग भी कर सकता है डायरेक्टली फार्मूला में। फार्मूले में क्या कह रहे हो, एग्जाम में क्या नहीं चेंज कर सकते? मतलब एग्जाम में जो है तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है तो याद करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर फार्मूला में कुछ भी अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है तो डेरिवेशन से हम लोग कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली फार्मूला से नहीं। नो मतलब पूरा डेरिवेशन करना है ना हमें। मेरे समझ से, बाकी तो लोग और भी बताएंगे, स्टूडेंट लोग। और लोग क्या बोल रहे हैं? डेरिवेशन करा दीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, कर देते हैं हम लोग उसको भी। ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। पीछे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ये पॉइंट अपने नोट किया होगा, कल की क्लास से रिलेटेड ये फार्मूले मैंने लिखे हैं अगेन दोबारा, जैसे कि थोड़ा रीअरेंज हो जाए कि 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में क्या चेंजेज आने वाले हैं, 2D से 3D में क्या चेंजेज आएंगे। वैसे मैं फार्मूला याद करने का ट्रिक भी छोटा सा बता दूंगा जस्ट आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में कैलकुलेशन करते समय ना हो। सो नाउ लेट अस हैव फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक फंक्शन है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। According to this function, we have energy E। एनर्जी E का एक फंक्शन है Fe। दिस इज गिवन बाय 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KBT, ओके, प्लस 1। पहले देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या वैल्यूज देता है डिफरेंट एनर्जी रेंज के लिए। एनर्जी रेंजेस के लिए क्या क्या वैल्यूज इस फार्मूले के थ्रू आती है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दिस इज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पर लिख सकते थे द फर्मी एफ डिराक डी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो Fe है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, इस इक्वेशन 1 से डिफाइंड है। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन Fe is defined as Fe is equal to 1 upon 1 plus exponential this time, exponential E minus EF by KBT, okay। नोट कर लीजिए। और इसमें अब मुझे एक कैलकुलेशन करानी है जो कि आप लोग खुद करोगे और तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। So here we have to calculate values of Fe for different cases. First case arise for temperature T is equal to 0 Kelvin. When T is equal to 0 Kelvin, what happens? There are डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू टी। देखिए वेरिएबल्स जो है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में वो 2 वेरिएबल्स हैं, एक है एनर्जी, एक है टेम्परेचर।
और उन दोनों वेरिएबल्स के साथ एफ ई वेरी कर रहा है। एफ ई मीन्स फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैंने टेम्परेचर टी को 0 केल्विन लिया, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में ई माइनस ई एफ बाई केवीटी है, केवीटी 0 हो गया, टी 0 केवीटी 0। अब इसमें अलग से केसेस राइज हो रहे हैं व्हेन energy E is less than EF. What happens? What is the value of Fe? And when energy E is equal to EF, F of EF क्या है? And when energy E is greater than EF, what happens? Fe, value of Fe, तीनों केसेज में बताना है आपको। ये तीनों जो सब केसेज राइज हो रहे हैं ए बी सी, इनमें बताना है आपको। E less than EF, E is equal to EF, and E greater than EF. EF के कंपैरिजन में एनर्जी फर्स्ट में 1 होगा, सेकंड में बताइए। सेकंड में भी 1 होगा, सेकंड में 1 होगा, 0, थर्ड में 0। एक बार वेरीफाई कीजिए ये तीनों करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इन तीनों को एक बार चेक कीजिए आप लोग प्लीज। एनर्जी एक्सिस एंड देन Fe। ठीक है, कर्व में जब E की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन बन रहा है। यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा होगा। यस सर। यूनिट स्टेप फंक्शन आपने कई बार मैथमेटिकल फिजिक्स में टर्म सुना होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है जब जहां तक के लिए डिफाइन होता है, बियॉन्ड दैट वैल्यू ये 0 होता है। जहां तक डिफाइंड है जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक इसकी वैल्यू 1 होती है, उसके बाद बियॉन्ड दैट पॉइंट दैट वैल्यू इज 0। तो E इज इक्वल टू ई एफ तक फर्मी-डिराक फंक्शन का वैल्यू 1 है, उसके बाद 0 है। यहाँ पर एफ ई का वैल्यू 1 है एंड यहाँ इसके बाद एफ ई 0 है। ये किस टेम्परेचर पर है? T इज इक्वल टू 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर जो भी एनर्जी लेवल्स हैं बिलो एंड अप टू EF, बिलो एंड अप टू EF फर्मी एनर्जी के पास तक के जितने भी लेवल्स हैं, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, सब में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1। बात समझ रहे हैं आप? Fe इज गिविंग यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी दे रहा है अलग अलग स्टेट्स की, किस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एग्जैक्टली वो पॉइंट भी बता सकता है, बट कितने परसेंट भरा होगा ये बता सकता है पॉइंट। बट आपको यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि फर्मी एनर्जी तक के जितने लेवल्स हैं अप टू EF, एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, पहले ये तो बात है। फिर कितने परसेंट भरा हुआ है स्टेट, ये प्रोबेबिलिटी Fe दे रहा है। आप देखिए कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो फर्मी लेवल तक के, फर्मी एनर्जी लेवल तक के जितने भी स्टेट्स हैं दे आर fully occupied and above EF, फर्मी एनर्जी के ऊपर वाले, they are completely unoccupied। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहाँ ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, एट यहाँ पर लिखेंगे Fe, द FD मतलब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डिराक FD डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Fe क्या दे रहा है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives the probability
दैट, इसकी प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी लेवल state, that energy state E has some probability Fe. Fe probability है एनर्जी लेवल जिसका Fe probability है, उसकी एनर्जी E है और E के करस्पॉन्डिंग किसी टेम्परेचर T पर उसकी probability है। तो आप लिख रहे हैं दैट, नोट कर लीजिए इसको, अगले पेज पर लिखूंगा। सर ऊपर वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो। क्या चीज? फंक्शन सर का वैल्यू नोट करो, आप ही लोगों ने बोला। ऊपर का मतलब क्या एक्सप्लेन कर दें? फार्मूला एक्सप्लेन कर दें या जो कैलकुलेट फार्मूला किया है नहीं वो सर, वैल्यू? जो Fe इक्वल 1, हाँ, Fe इक्वल 1, Fe इक्वल 0 लिखे, इसका मतलब क्या होगा जो ये आया है? वही मतलब तो बता रहा हूँ भाई मैं कि Fe की वैल्यू 1 तब आ रही है जब E इक्वल टू 0। पहले बता तो दूं Fe क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि अप टू EF जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं दे हैव 100% प्रोबेबिलिटी। 100% प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है या 0 होती है, पता है? दो प्रोबेबिलिटी पर मैं बात कर रहा हूँ। या तो प्रोबेबिलिटी 1 है कहां तक के लेवल के लिए? E से लेकर EF तक के सारे लेवल्स 100% ऑक्युपाइड है। इसका क्या मतलब है कि 100% इलेक्ट्रॉन उसी लेवल में है, कहीं और नहीं है। इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उस सेल को, उस लेवल को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। क्लियर? अगर आप घर में बैठे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी उस कमरे में 100% है, और आप कमरे के बाहर हैं तो इसका मतलब उस कमरे में प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो गई। बात समझ में आती है? प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर डी यस सर। टाई डी टाउ, साई स्क्वायर लिखा होगा इस तरह से, साई स्टार साई डी टाउ, ये प्रोबेबिलिटी को देता है ना। साई स्टार साई तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, डी टाउ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी देने लगता है। यही प्रोबेबिलिटी जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, उस प्रोबेबिलिटी को यहाँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कह सकते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल सकते हो, उसमें प्रोबेबिलिटी देने का ये तरीका है। और ये फर्मी और डिराक दोनों साइंटिस्ट ने इजाद किया था। इसी तरह से एक फार्मूला बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का भी है। और ये फर्मी डिराक वाले में आपको ये पता चल रहा है कि जब 1 वैल्यू आ रही है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसी लेवल में है। जब मैंने कल आपसे बात की थी तो आपको पता है कि मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट बोला था, ऐसे ऐसे भर दिया था। अप टू EF मैंने सारे स्टेट्स भर दिए थे, EF के बाद कोई भी स्टेट भरा नहीं था। ऐसे आपने इमेज देखी होगी। तो मैंने आपको बोला था कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर सारे स्टेट्स, अभी जैसे आप बात भी कर रहे हैं, सारे स्टेट्स, टॉप मोस्ट लेवल जो है वो है EF, फर्मी लेवल है ना टॉप मोस्ट लेवल। तो टॉप मोस्ट लेवल इज द लेवल विच इज ऑक्युपाइड at T is equal to 0 Kelvin. Topmost level, Fermi level, is occupied at T is equal to 0 Kelvin. कल बोला था ये बात। टेम्परेचर T 0 केल्विन है तो उस पर फर्मी लेवल या फर्मी लेवल से नीचे जितने एनर्जी लेवल्स हैं, दे हैव 100% ऑक्यूपेंसी, देयर स्टेट्स आर 100% फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली ऑक्युपाइड, देयर इज नो स्टेट वैकेंट, देयर इज नो अनफिल्ड, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस स्टेट बिलो EF। फर्मी लेवल के नीचे कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो खाली हो, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्लियर? सर यस। सर यूनिट स्टेप फंक्शन में सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर पढ़ाया था सर ने कि E लेस देन 0 पे सर वैल्यू 0 होगी Fe की, और ग्रेटर देन 0 पे 1 होगा। तो आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा है उससे आइडेंटिकल है कि नहीं है? आप यहाँ पर एग्जैक्टली वो उसी तरह का है? आपको यहाँ ऐसे पढ़ाया गया था? नो सर, मतलब ओरिजिन वो y एक्सिस के पहले सर वो 0 रहेगा, y एक्स मतलब उस x ग्रेटर देन 0 पे सर वो वैल्यू 1 होगी उसकी फंक्शन। मतलब ये ऐसे आपने जो सर जैसा भी बनाया हो सही यूनिट बनाया। स्टेप, मैं कह रहा हूँ जो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, मैंने जो बनाया, मेरा जो आया है मैंने वो बनाया है। मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट स्टेप फंक्शन की दो ही वैल्यूज होती हैं। कोई भी फंक्शन अगर f(x) की वैल्यू 1 है, 0 है, जिस रेंज में भी हो, मुझे नहीं मालूम, वी डोंट नो कि किस रेंज में 1 है किस रेंज में 0 है, ये एक यूनिट फंक्शन है भाई। 0 से x a तक हो या a से बाहर के लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हमारा चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनर्जी वैल्यूज एंड टेम्परेचर, दैट दिस इज आइडेंटिकल टू दैट फंक्शन। अब उस फंक्शन को आप ग्राफ बनाते समय ऐसा बनाएं स्क्वायर फंक्शन की तरह, या फिर उसको पहले ऐसे बना दे,
उससे हमें क्या फर्क पड़ता है बताओ भाई। बस आप यूनिट फंक्शन इसको भी बोल सकते हो, आप यूनिट फंक्शन इसको भी बोल सकते हो, मैं किसको बोलूं कि नहीं है वो। यस सर, यूनिट वो बस फंक्शन में दो ही वैल्यूज आती है, यूनिट स्टेप्स। यस यूनिट स्टेप समझते हो ना, 1 और 0 सीढ़ी। वैल्यू आएगी उसकी। यस सर। हाँ बस 1 और 0 दो वैल्यूज आनी चाहिए, उसके आउटपुट्स में दो वैल्यूज होंगी, ओनली टू वैल्यूज, नथिंग एल्स। जी सर। तो हमारे पास ऐसा आ रहा है, हम इसको यूनिट फंक्शन बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। डिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए सबका रेंज बगल में दे दिया जाता है, व्हेन दिस 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 देन दिस। तो हमारे पास वैल्यू एनर्जी की है, पर एक्चुअली यूनिट स्टेप फंक्शन सर बनता ही ई इसीलिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को। क्या बोल रहे हैं? ई वेरी लेस देन एफ ई कौन जो बॉक्स के अंदर रीजन है उसको। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें ना इतना पूछ रहे, जैसे लग रहा है कि कभी मैथ पढ़ी नहीं है और ना ही फार्मूले में कोई चीज वैल्यू पुट करके देखा है, और ना ही एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना आता है। क्या ये प्रॉब्लम है? अभी बोलोगे नहीं है, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू 1 है, यहाँ एफ की वैल्यू 1 है। इतना इतना साफ साफ इमेज में दिख भी रहा है, एफ की वैल्यू 1 ऊपर लिख रखा है, मतलब ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये 1 है और यहाँ 0 है। ओके ये सर। 0 है, ये 0 दिख रहा है ना। यस वाई सर। एक्सिस पर एफ की वैल्यू 0 है, और ये दिख रहा है 1 दिख वन। रहा है। ये नहीं दिख रहा हो तो यहाँ यहाँ एफ की वैल्यू, यहाँ एफ काट करके 1 लिख देता हूँ, रुको। नो सर ठीक जब है। इतना ऊपर ऊपर उसके सिर पर लिख भी रखा है, फिर भी कह रहे हो कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। ये एफ इज इक्वल टू 1 है। लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो एक बार यहाँ लिखो, एक बार वहां लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो। तो एफ इज इक्वल टू 1 ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 1 होती है तो 0 होती है, या दोनों के बीच में होती है। 1 और 0 दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की रेंज यहाँ पर दे रखी है, एफ इज आइदर 1 और 0, एंड इसके बीच की प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। क्लियर? अच्छा, मुझे आगे स्टेटमेंट लिखना था। प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी स्टेट E will be occupied by an electron at absolute temperature T। कोई एनर्जी स्टेट E होगा और वो टेम्परेचर T पर एनर्जी स्टेट E वाला वो ऑक्युपाइड है या नहीं है। ऑक्युपाइड है तो कितने परसेंट ऑक्युपाइड है, ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। तो दिस स्टेट E, एनर्जी स्टेट E हैज सम प्रोबेबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एट दैट एनर्जी स्टेट, तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने स्टेट लिख दिया। एट T इज इक्वल टू 0 Kelvin, Fe is 1 for E lying between 0 and EF। क्या इसका मीनिंग होगा? ये मीनिंग भी मैं बता रहा हूँ, जो भी उस पीछे स्टेटमेंट आप पूछ रहे थे। और 0 to energy E at to EF, that is all energy levels up to EF, up to Fermi energy level, up to Fermi level लिखना बेटर है। तो all energy levels up to EF, up to Fermi level are occupied, up to Fermi level are occupied, are completely occupied लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऑक्युपाइड में तो लेस देन 1 भी हो सकता है, आर कंप्लीटली ऑक्युपाइड, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एफ इज इक्वल टू 1 मीन्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड।
100% ऑक्यूपेंसी है स्टेट्स में, एंड Fe इज इक्वल टू 0, 0 किसके लिए? फॉर E greater than EF, okay, that is all energy levels, energy states or energy levels above EF, above Fermi level, are not occupied, are empty. ये तो होगा, कोई नहीं है वहां तो उसको प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन EF के ऊपर वाले लेवल्स में अवेलेबल नहीं है। नेट नोट हो गया, समझ में आ गया ये जी? इसके बीच की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कहीं पर 0.5% हो, 0.5 हो, 0.3 हो, 50%, 30%, इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बहुत टाइम लग गया इसमें। केस 2, केस 2 है when T is greater than 0 केल्विन। T जब 0 केल्विन से ग्रेटर होगा तब क्या होगा? तब भी इस तरह से तीनों केसेज राइज होंगे। ए when, ये सब वैल्यूज लिखनी है अगेन, E लेस देन EF, B हो जाएगा when E is equal to EF, and C when E greater than EF, okay, and these values give you Fe is equal to Fef is equal to and Fe is equal to, तीनों वैल्यूज बताइए। अब क्या आएगा वो वैल्यू बताएं आप लोग। 1/2 0 1/2 and 0, ओके। इसका पहला वाला कर्व एक बार बनाता हूं। पहला वाला कर्व T इज इक्वल टू 0 केल्विन वाला भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट कंपैरिजन के लिए। अब ये जो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर यूनिट स्टेप फंक्शन है, अब जो कर्व आएगा, ये थोड़ा सा और इसको इसका, अब जो कर्व आएगा वो इससे डेविएट हो जाएगा। डेविएशन कैसे हुआ? जो Fe है, Fe वैल्यू है किस टेम्परेचर पर? T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, वो तो 1 है। E इज इक्वल टू EF जब हुआ तो उस समय पर, अच्छा ये कर्व जो है ये यहाँ पर ऐसे एरो दिखा के T इज इक्वल टू 0 केल्विन दिखा देना, ठीक है। अब वो दूसरा कर्व जो जाएगा, पॉइंट करना है हमें, यहाँ हाफ है, इससे होता हुआ जाएगा, ठीक है। कर्व में आप देख रहे हैं कि जो Fe की वैल्यू है E इज इक्वल टू EF पर, वो हाफ है। E इज इक्वल टू EF पर Fe की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। फर्मी लेवल के भरे होने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, आप कितना है? 50%। और एक दो लाइन और ड्रा करता हूँ। देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स
फर्मी लेवल के नीचे वाले लेवल से खाली करेंगे स्टेट्स को और शिफ्ट हो जाएंगे किधर, किधर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले लेवल की तरफ। हाँ वेल फर्मी लेवल को क्रॉस करके वो फर्मी लेवल से ऊपर जाने दो, दो ही लाइन बनाता हूँ, ठीक है अंडरस्टूड है। तीसरी लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आगे ग्राफ कवर नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज सपोज एट T1, ये T1 पर है, सपोज T1 कोई टेम्परेचर T1 है जिसपे पायलट वाली लाइन दिखा दी, फिर T2 वाली लाइन दिखा देता हूं, मान लो ये ब्लू वाले को T2 एंड इसके साथ दिखा देता हूं T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लेवल्स जो फर्मी लेवल के नीचे वाले लेवल्स हैं दे विल हैव लेसर एंड लेसर Fe वैल्यूज। Fe वैल्यू डाउन होता जाएगा, क्यों डाउन हो रहा है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग टूवर्ड्स हायर लेवल्स अबव EF। फर्मी लेवल से ऊपर के लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे और इसीलिए वहां लेवल्स खाली होती हुई दिखेंगी। तो आपके पास E इज इक्वल टू EF ये है जिसकी प्रोबेबिलिटी अब 50% हो गई जब टेम्परेचर T हाफ किया। यहाँ Fe का वैल्यू 1 था, ठीक है। अब आपके पास ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो T इक्वल टू 0 केल्विन पर मिलता था वो नहीं मिल रहा है, अब ये हाफ मिल रहा है। और आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये अगर फर्मी एनर्जी से थोड़ा सा ही एनर्जी ऊपर लोगे ना तो ये 0 नहीं आएगा, हाफ से 0 के बीच में कुछ और वैल्यू आएगी, है ना। ये तो E ग्रेटर देन EF लिया तब जाके 0 हुआ, मतलब एनर्जी EF से बहुत ज्यादा होगी तो जाके ये 0 जरूर हो जाएगा, बट अबाउट EF से जस्ट ग्रेटर के लिए अगर हम निकालें तो वहां पर 0 प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। लेस देन हाफ हाइट जो कर्व है, कर्व पहले 1 है, 1 से ये 50% इस तरह से आ रहा है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 1 था, तो ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, तब जाके कहीं बहुत ऊपर जाके एनर्जी जब E ग्रेटर देन EF हो जाएगा तब ये जाके 0 हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि द लेवल्स बिलो EF आर नाउ हैविंग लेसर प्रोबेबिलिटी देन 1 से थोड़ा लेसर प्रोबेबिलिटी लग रही है, एंड the levels above EF they are now increasing their population, and so their states have now non-zero probability। मतलब जो स्टेट्स फर्मी लेवल से नीचे हैं अब उनकी प्रोबेबिलिटी डाउन हो रही है और जो फर्मी लेवल से ऊपर हैं उन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर? और इस बात को यहाँ से आप देख सकते हो, मैं इसको ज्यादा डिटेल में लिखने का नहीं कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ एक ध्यान देना है कि जो फर्मी लेवल है दैट हैज नाउ 50% ऑक्यूपेंसी, 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर कोई पूछता है फर्मी लेवल क्या है तो फर्मी लेवल बोलोगे कि जो टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन पर 100% ऑक्युपाइड हो, लेकिन जब टेम्परेचर T बढ़ाया जाए तो 50% उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए। हो गया? सर बात समझ में आई? हाँ बोलिए। सर आपके ग्राफ के अनुसार तो सर यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 होना चाहिए ना सर? नहीं, ओ सॉरी T1, हाँ एक मिनट ये T2 ये T1, हाँ ठीक है। अभी T2 मतलब और ज्यादा डाउन हो रहा है, हाँ ये ठीक है, अभी ठीक कह रहे हो आप। ये T1 ये T2 है, एक्चुअली मैंने पहले T1 बनाया था तो मुझे वो पहला वाला वायलेट कलर बनाया था तो लगा वैसा। ये है T1, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1, चेंज कर दे रहा हूँ, देख लेना। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जब खाली करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का ही वैल्यू होगी। T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ लिख देना है हमको, T2 ग्रेटर देन। अभी ठीक है? मैं बोल वही रहा था लेकिन मुझे लगा कि शायद सही लिखा होगा। यस सर। इट इज करेक्ट, अभी करेक्ट है, ओके। अभी ये वैल्यूज करेक्ट हैं, करेक्टली एक्सप्लेन्ड है, करेक्टली शोन। So Fermi level is the level which has
अब यहाँ पर इस केस में प्रोबेबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है। यही कारण है कि जब आप फर्मी लेवल की बात करते हो तो फर्मी लेवल टॉप मोस्ट लेवल तो होता है, ठीक है, लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो सेमीकंडक्टर में ये अलग तरह से ट्रीट होता है। सेमीकंडक्टर में इसको बोलते हैं कि ये लेवल कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में आ रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ भी वैसा ही है, फर्मी लेवल लोअर, जब हम बात करते हैं फर्मी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बैलेंस बैंड एक तरह से है। फर्मी लेवल के ऊपर के लेवल में अगर जाता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता है, और कंडक्शन तभी करता है जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कंडक्शन फिनोमेना तभी होता है जब टेम्परेचर T इंक्रीज किया जाता है किसी भी सेमीकंडक्टर का। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर रिलेटेड हैं, और इसीलिए हम लोग इस बात को यहाँ पर इस ग्राफ से, इस इमेज से समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर के टाइम पर भी मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट वहां भी लेकर ट्राई करते हैं हम लोग डिस्कशंस। तो फर्मी लेवल 100% ऑक्युपाइड था at G2 Kelvin. So at T is equal to 0 Kelvin, the Fermi level has 100% probability of occupation. 100% filled था तो इसलिए 100% probability of occupation लिख दिया। probability of occupation, occupation का मतलब है इलेक्ट्रॉन से occupied है इसलिए उसकी, and at T is equal to T greater than 0 Kelvin, the Fermi level has 50% probability of occupation। तो 50% हो गई, बस इतना ही इसमें चेंज आया। फर्मी लेवल की डेफिनेशन भी इसी से रिलेट हो जाती है। कई बार डेफिनेशन कोई पूछे तो आप ऐसा बता सकते हो कि 0 केल्विन पर कितना क्या प्रोबेबिलिटी है, और मोस्ट ऑफ द केस में वो 0 केल्विन नहीं पूछते, ग्रेटर देन 0 केल्विन ही पूछते हैं। तो आपको 50% और 100% दोनों को बताना चाहिए डिस्टिंग्विश करके अकॉर्डिंग टू दिस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो आपको पिछले ग्राफ का जो इमेज है वो मैंने बना तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखा नहीं है। जस्ट इतना बता दिया कि जो लेवल्स हैं बिलो EF दे आर नाउ lesser occupied, they have less probability than 1, and now the levels above EF are increasing their probabilities, increasing their occupancy. They are now start filling, वो स्टार्ट कर रहे हैं, फिल करना स्टार्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट जो डिस्कस करना है वो मुझे डिस्कस करना है अभी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल गैसेस सिस्टम्स के लिए। 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डिस्कशन है हमारे पास। आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आउट कराऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल केस। ओके, 3 डायमेंशनल सॉलिड, 3 डायमेंशनल फिर इलेक्ट्रॉन गैस। तो नेक्स्ट है, मैं 3 डायमेंशन को स्टार्ट करता हूँ, 2 डायमेंशन फिर बाद में कर लूंगा। 3 सर डायमेंशनल, यस सर थोड़ा उसमें एक चीज पूछनी थी सर, ग्राफ से रिलेटेड। बोलिए। सर जो फंक्शन की वैल्यू होगी सर वो यस, प्रोबेबिलिटी देगा सर, या फिर उसका स्क्वायर हाँ, वगैरह कुछ? फंक्शन fe gives you probability and only 1 और 0 वैल्यू हो सकती है, उसके अलावा उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। 0 1 के अलावा उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी। और इस बेसिस पर और साथ साथ हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पर जो थ्योरेटिकली हमारा वैल्यू आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटली जो डेटा होता है उसके साथ मैच भी होता है, और इसी बेसिस पर उसको हम लोग करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते हैं कि यही प्रोबेबिलिटी देता है। आगे बोलिए। यही पूछ रहे थे, कंफर्म कर रहे थे? यस सर, कंफर्म। ठीक है, now for 3-dimensional solids, 3-dimensional free electron gas, we have अगर मान लो हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो
ये कंडीशन देखी है आपने कभी? K इज इक्वल टू n पाई बाई एल। यस सर, ये क्या कंडीशन है? बाउंड रीजन के लिए सर। बॉन्ड। अच्छा, ओके। और अगर मैं बात करूं कि बाउंड्री कंडीशन, तो चलो आपने बता दिया, 0 से L लेंथ तक का अगर सॉलिड है तो पाई बाई एल, वही n पाई बाई एल की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट रफली बता रहा हूं, आप नोट नहीं करने बैठ जाएंगे कि मैं साफ साफ लिखने बैठ जाऊं। 3 पाई बाई एल, 4 पाई बाई एल, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। यस सर, पूरा वन डायमेंशनल सॉलिड में 0 से L लेंथ तक को पाई बाई एल, 2 पाई बाई एल, 3 पाई बाई एल, 4 पाई बाई एल पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या मिलेगी? K की। K हैज डिफरेंट वैल्यूज n पाई बाई एल के फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं। K इज इक्वल टू n पाई बाई एल, ये आपको बाउंड्री कंडीशन से मिलता है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन से। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सॉलिड हमारे पास -L/2 से +L/2 तक है, बीच में सेंटर में 0 है, तब K की वैल्यू का फार्मूला बताइए, देखता हूं कितने लोग बताते हैं। K का वैल्यू सर वही होगा, वही होगा। n पर वैल्यू होगा। कैसे n पाई। वही होगा? कैसे वही सर होगा? सर इसमें तो स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन तो सर बाउंड्री का -L/2 से +L/2 तक दिखा रखा है। याद करो अगर पढ़ रखा है तो। क्वांटम मैकेनिक्स में तो सर यही किए हैं सर। यदि बाउंड्री क्या चेंज किया? होता है तो स्टेट चेंज होता है, लेकिन अरे भाई, यहाँ ये L था, यहाँ 0 था, यहाँ -L/2 है, यहाँ +L/2 है। क्या वैल्यू होती थी, क्या फंक्शन होता था साइन का? ऑड पर कोसाइन, इवन पर साइन। क्या क्या? इवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए साइन लेते थे और ऑड के लिए कॉस लेते थे। जो भी लेते थे उसको मैं फाइनली अप्लाई करके बोल, ये वेव फंक्शन होता था, ऐसे ऐसे वेव फंक्शन यस होते सर, थे, यस। ऐसे वेव फंक्शन होते थे। यहाँ भी तो ऐसे ही होगा ना, ये Yes. ऐसी कंडीशंस आएंगी, ऐसी वाली कंडीशन, सारी कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर 0 है ना वेव फंक्शन, साई इज 0 एट -L/2 एंड +L/2। अप्लाई करके देखो इसको, K की वैल्यू बताओ मुझे। साइन kx इज इक्वल टू 0, साइन k इंटू x क्या है? L/2, 0। k L/2 इज इक्वल टू n पाई, k की वैल्यू क्या आई? 2n पाई अपान l, बता रहे हैं यही आएगी, सेम यही आएगी। 2n पाई बाई l नहीं आएगा? यस सर, अब अभी तो बोल रहे थे नहीं वही आएगा वही आएगा, जब मैं बोल रहा हूँ कि बात को समझिए समझिए, पॉइंट आउट की कर रहा हूँ कि चेक कीजिए, अभी ठीक है। k इज इक्वल टू n पाई बाई l आएगा? मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसको शॉर्टकट में डिराइव करना है। डिराइव करते समय मैं बैठ जाऊं पर डे यही एक 1 डायमेंशन एक दिन, 2 डायमेंशन एक दिन, 3 डायमेंशन एक दिन, तो ये ऐसे चलता रहेगा प्रभु की इच्छा तक। प्रभु चाहेंगे नहीं कोर्स खत्म हो, और चलता रहेगा 1.5 घंटे पर डे यही है। अभी ठीक है? नाउ सेटिस्फाइड सब लोग? चलिए, तो k इज इक्वल टू 2n पाई अपान l हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साइन के वैल्यू को वेनिश कराते थे, साइन के साथ ही वेव फंक्शन होता था, ये सारा कुछ आपने पहले से कर रखा होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं। तो k की वैल्यू आ रही है 2n पाई अपान l, तो डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यूज पर हमें एनर्जी मिलती है, बताइए आपको। k की वैल्यू को अप्लाई करते एनर्जी वैल्यूज मिलती जाती हैं। अब हमें यह देखना है कि अगर मैं 1 डायमेंशनल सॉलिड की बात कर रहा था, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो मेरे पास ये पूरा रीजन जो है ये 0 है, 0 है। जब k की वैल्यू हमारे पास पता है कि 2n पाई अपान l है, ठीक है, और इसमें मुझे n इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं, ठीक है, यहाँ एक पार्टिकल यहाँ एटम्स, यहाँ एटम्स, यहाँ एटम्स, इलेक्ट्रॉन जो भी हैं ये, इनको मैंने 1 डायमेंशनल सॉलिड पे अरेंज कर दिया।
और आप बोल रहे हो कि ये वाला एटम और ये वाला एटम फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड मतलब देयर वेव फंक्शन इज 0, ये मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑसिलेट करेंगे अपनी पोजीशंस पर, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए और सिस्टम के लिए हमारे पास, मान लो इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रोपोगेट करती है, कोई वेव तो होगी ना, वेव फंक्शन जिसके लिए सॉल्व किया था पार्टिकल इन ए बॉक्स में। पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो वेव फंक्शन सॉल्व किया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशनल सॉलिड है, मान लो आपके पास लीनियर चेन ऑफ एटम है, 0 से L लेंथ का। अब यहां पर -L/2 से +L/2 ले रहा हूं। तो आपके पास जो वैल्यूज ऑफ k है, k इसकी वैल्यू 2n/L है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2π/L एक होगा, 4π/L एक होगा 6π/L होगा, और इधर k की वैल्यू -2π/L, k की वैल्यू -4π/L, ऐसे ही वैल्यू होगी ना। k की वैल्यू -6π/L, भाई 2n/L है, तो k की डिफरेंट वैल्यूज 2π/L 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 पर मिलती जाएंगी। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो k की वैल्यू जब 2n/L आ रही है, तो वन डायमेंशनल जो सॉलिड है मेरा, वो 2π/L 2π/L पर डिफरेंट k वैल्यूज रखेगा। कितनी k वैल्यूज मिलेंगी 2π/L 2π/L पर? पूरे लेंथ को 2π/L से डिवाइड कर दोगे। क्लियर? अब पूरी लेंथ क्या है, अगर ये लेंथ की बात, -L/2 से +L/2 तक, ये है डिफरेंट के वैल्यूज यहां मिलेंगी, ठीक है। पूरी लेंथ क्या है? L नहीं है। अगर मान लो ये -L/2 +L/2, तो आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट ब्रिलवा जोन तक ही मुझे चाहिए, -π/A +π/A, यही होता है ना? क्लियर? और मान लो कैपिटल N एटम्स हैं, इनमें अरेंज करना है। इस वन डायमेंशन में कैपिटल N एटम्स हैं, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे हमें। मान लो सारे एटम्स मोनोवैलेंट हैं, तो जितने एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, आपको मैंने बताया था मोनोवैलेंट एटम्स हैं, सबके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, वो के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें अरेंज करना है। सपोज, तो ये जो बाउंड्री या ब्रिलवा जोन है, ये कितना है, +π/A -π/A, यही तो आप बोलते हो ब्रिलवा जोन बाउंड्री। और आपके पास हर 2π/L लेंथ पर एक के वैल्यूज मिल रही है, 1 के वैल्यू। एक के वैल्यू कितनी दूरी पे मिल रही है? 2π/L पर, ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिन से इस तरफ आप n/2 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दीजिए, n/2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ, n/2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो टोटल लेंथ A है, वो कितना हो जाएगा? A और L का रिलेशन क्या होगा? अगर कैपिटल N एटम्स अरेंज कर रहे हो, तो कैपिटल N टाइम्स A इज इक्वल टू L हो जाएगा ना। कैपिटल N टाइम्स A इज इक्वल टू L होगा। अगर A एटम्स अरेंज कर रहा हुआ है क्रिस्टल में, सारे एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो जो पूरा लेंथ है L लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू Na, कैपिटल N एटम्स का नंबर है, और मान लो L इक्वल टू Na हो गया, है ना। एक्चुअली इसके लिए आपको n+1 एटम्स लेना पड़ेगा। चलो मान लो n+1, एक एटम बढ़ा ही देते हैं, n+1 एटम्स है, तो L इज इक्वल टू Na हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड, जो वन डायमेंशनल सॉलिड है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है? अगर मान लो ये एटम्स इस तरह से दिखाते हो आप, और आपके पास टोटल n+1 एटम्स हैं, टोटल लेंथ L है यहाँ, -L/2 से +L/2 तक, ठीक है। A लेंथ पर सारे एटम्स हैं, मतलब एटम्स के बीच का डिस्टेंस A है, तो L इज इक्वल टू Na तो बोल सकते हो ना आप, टोटल लेंथ n टाइम्स A, क्योंकि दो एटम्स के बीच में एक बार डिफरेंस आएगा, तो L इज इक्वल टू Na बोल सकते हो।
तो जो पाई बाई ए हाँ। बोल रहा हूं एक्चुअली दिस इज पाई बाई ए, पाई बाई ए नहीं है, ये एक्चुअली पाई बाई ए की वैल्यू जो है एल अपॉन कैपिटल एन हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एन पाई बाई एल। बात समझ गए आप? यस सर। हाँ, तो ये जो पाई बाई ए है प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए एक्चुअली बिरलवा जोन की बाउंड्री है। अब बिरलवा जोन की बाउंड्री के अंदर जितने भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो पाएंगे उनको हमें 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल के साथ अरेंज करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल लेंथ करने पे जितनी के वैल्यूज मिलेंगी, अब आपको मैं इसको एक अलग पिक्चर माइंड में बनाता हूं। आपने ये तो जितना अभी बताया मैंने वो समझ लिया होगा कि कैपिटल एल इज इक्वल टू एन ए है, एन प्लस 1 एटम्स लिए, मान लो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, देयर एटम्स हैव सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि कितनी के वैल्यूज मिलेंगी? के वैल्यूज कितनी मिलेंगी एक साइड में दूसरे साइड में? तो एक मिनट इसको मैं बता देता हूं आपको। अब आपको मैंने जो थोड़ा डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अगर मान लो इस पूरी लेंथ को जितने भी के वैल्यूज मिलेंगे, सपोज ये के वैल्यूज को मैंने दिखाया, हर के वैल्यू में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 2 2 2 2 दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाओगे आप, क्योंकि एक एमएस प्लस हाफ एक एमएस माइनस हाफ होगा, है ना? एक एमएस प्लस हाफ एक एमएस माइनस हाफ, ये 1 डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन में ये इस तरह से आप अरेंज करते जाओगे के वैल्यूज को, बनाओगे ऐसे, तो एक बीच में स्क्वायर बनेगा, 2 पाई बाई एल लेंथ का एक स्क्वायर बनेगा, ये क्लियर? अब स्क्वायर के अंदर 2 पाई बाई एल लेंथ के स्क्वायर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे बिल्वा जोन आपने बनाया था वैसे ही 2 पाई बाई एल लेंथ का एक स्क्वायर बनेगा। पूरे बिल्वा जोन के अंदर इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर्स आएंगे, क्लियर? देखिए 1 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से होता है, हम लोग एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंट के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन हम लोग के वैल्यू, जैसे आप कल की बात कर रहे थे तो डायरेक्ट लैटिस में बना रहे थे तो आप बोल रहे थे n1 है n2 है n3, n की वैल्यू 3 1 से स्टार्ट किया था, 2 3 4 5 6, तो आज आपको के की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है। के की वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 पाई बाई एल लेंथ पर आपको एक मिल रहा है, तो 2 पाई बाई एल लेंथ में एक एनर्जी लेवल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 4 पाई बाई एल रेंज में दूसरा एनर्जी लेवल होगा और उसमें फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4 पाई बाई एल, 6 पाई बाई एल फिर तीसरा वैल्यू के का होगा, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? रेसिप्रोकल लैटिस में इस सर तरह इसको से डिस्कस जितनी किया। यस 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 यस, तो जितने भी बार 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल लेंथ मिलेगा, हर बार एक एक एनर्जी लेवल होगा और उसमें एक एनर्जी लेवल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है? जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में एक स्क्वायर मिलेगा 2 पाई बाई एल लेंथ का, इस 2 पाई बाई एल लेंथ के स्क्वायर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है? दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉक्स के अंदर आएंगे जो कि 2 पाई बाई एल साइड का है। पहले आपके पास 2 पाई बाई एल लेंथ थी 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ये स्क्वायर हो गया 2 पाई बाई एल लेंथ का, 3 डायमेंशन में ये क्यूब हो जाएगा 2 पाई बाई एल लेंथ का साइड का, 2 पाई बाई एल साइड का, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? जो 2 पाई बाई एल ले रहे हैं उसके रेंज में हमें अलग अलग साइज के जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें एक 2 पाई बाई एल लेंथ साइड में एक एनर्जी लेवल, ये 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल जो भी हम लोग क्यूब बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे या साइड बनाएंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक्चुअली आप के वैल्यू से आपने पहले देखो, आपने 1 डायमेंशन जब डिस्कस किया था तो के की वैल्यू को n पाई बाई एल लिख लिया था, तो आपको इसलिए वहां पर n डिस्कस करना पड़ रहा था, के को भूल गए थे आप। के इज इक्वल टू n पाई बाई एल जब लिखा था तो आपने n पर बात की कि n की वैल्यू 1 होगी तो k की एक वैल्यू मिलेगी, k1 हो गया मान लो, k2 क्या मिलेगा, n की वैल्यू 2 होगी तो
k2 की वैल्यू 2 कल जो डिस्कस किया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वहां हमने k के टर्म में ना बात करके n के टर्म में बात कर ली थी, इसलिए आपको सिंपल लगा था। आज वाला थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज मैं k की वैल्यू को फोकस कर रहा हूं और k की उतनी ही वैल्यूज होंगी जितने स्मॉल n हो गया, है ना। तो जितनी k वैल्यूज होंगी, आज मैं बोल रहा हूं कि जितनी 2π/l, आज क्योंकि हमने सिमेट्रिक सॉलिड लिया है, सिमेट्रिक सॉलिड -l/2 से +l/2 तक, बात समझ में आ रही है। -l/2 से +l/2 तक का अगर सॉलिड लेंगे तो k की वैल्यू को मैंने बताया कि आ जाएगा 2n π/l। जितनी n वैल्यू होंगी उतनी ही k वैल्यूज होंगी, स्मॉल n नॉट कैपिटल n। बात समझ में आ रही है। स्मॉल n जितना होगा उतना ही k होगा, है ना। तो जो k वैल्यूज हैं एक्चुअली वो n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, फर्स्ट k वैल्यू आ गया। तो जितने ऑल k वैल्यूज, जितने भी k वैल्यूज हैं वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस में। डायरेक्ट लैटिस में स्मॉल n रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्ट लैटिस में स्मॉल n रिप्रेजेंट करता था। अब यहां पर उस n के करस्पॉन्डिंग जो भी रेसिप्रोकल लैटिस है उसमें k वैल्यू है और k वैल्यू पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जितनी फॉर ईच k वैल्यू वी विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ms प्लस हाफ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ms माइनस हाफ। तो चलिए अब मैं इसके पॉइंट पर आ जाता हूं। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप एक इस तरह से क्यूब बनाएंगे, मतलब एक्सिस बनाएंगे। इस एक्सिस में एक हो जाएगा kx एक्सिस, ky, kz। जो एक्चुअल डिस्कशन है वो मैं कर रहा हूं, अभी तक जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो मैं जस्ट रफली एक पॉइंट आउट कर रहा था। अगर किसी को डाउट होगा तो क्लास के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसा डाउट का पॉइंट बनेगा, क्योंकि वो k की वैल्यूज के साथ रिलेट था और मैंने 2 से 3 बार बता भी दिया आपको। ठीक है, तो आपके पास मान लो kx, ky, kz, kx, ky, kz एक्सिस कहां आती है? इन द ब्रिलवा जोन, इन द रेसिप्रोकल लैटिस। आपको पता ही है रेसिप्रोकल लैटिस में kx, ky, सॉरी क्या हो रहा है, लाइन मेरी सीधी जा नहीं रही। तो kx, ky, kz तीनों एक्सिस हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस में होते हैं। ओके, और kx, ky, kz इसमें डिफरेंट k वैल्यूज को अगर मैं अरेंज करूं तो 2π/l, 2π/l, 2π/l लिखना है ऐसे। तो ये एक्चुअली अरेंज तो हम लोग π/l पर कर रहे हैं ये इनको, लेकिन क्योंकि ये वाला बनेगा ना, ये इस तरह से एक क्यूब बन गया। अच्छा रुको एक मिनट। एक्चुअली क्या है ना कि ये क्यूब बनाना यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ लेंथ बढ़ेगी एक तरफ घटेगी तो वो क्लियर नहीं दिखता। तो अलग कर से करता हूँ। ये मान लो स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर के साथ रिलेट कर देता हूँ क्यूब को। ठीक है, तो ये जो क्यूब बनाया मैंने, इस क्यूब का जो सेंटर है वो कौन सा है? ओरिजिन है। लग तो नहीं रहा होगा सेंटर ओरिजिन, मान लेना कि ओरिजिन है उसका सेंटर। एक मिनट। तो ये जो क्यूब बनाया, उसके करस्पॉन्डिंग के की वैल्यू लेफ्ट साइड में -π/l से +π/l है, राइट साइड में भी -π/l से +π/l है, जेड एक्सिस के अलोंग भी एक के बाई +π/l से -π/l है। क्लियर हो रहा है ये? अब इसमें एक्चुअली हमें एक के रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करना है। कहीं तो जाके के वैल्यूज एंड होंगी ना, तो ये के रेडियस का एक स्फीयर है, के एफ बोलेंगे इसको। आपने देखा वन डायमेंशन में
फाइनल NF जो था उसके करस्पॉन्डिंग एक KF होगा। फाइनल जो यस NF सर। था, फर्मी लेवल था, उसके करस्पॉन्डिंग एक KF होगा ना वहां, NF के करस्पॉन्डिंग KF। तो वहां पर तो KF के टर्म में मैंने बात ही नहीं की, बिकॉज वो डिस्कशन मेरा डायरेक्ट लैटिस जैसा था, इसलिए वहां ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही हम लोग 2D 3D में आते हैं तो हमें KF के टर्म में बात करनी, ना कि NF। तो जितने भी आपके पास वैल्यूज लग रही हों कि ठीक है ये एक n वैल्यू है, दूसरी n वैल्यू है, वैसे ही यहाँ पर एक, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करते जाता हूं मैं, तो कहीं KF आएगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों तरफ से डिवाइड करूं, इधर से भी सेंटर से ले लूं, तो इधर भी KF आएगा। तो KF का एक सर्किल बन जाता है, यहां भी KF आ जाएगा, यहां भी इस तरह से डिवाइड करते करते KF आएगा। 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में एक लाइन जैसी होगी, यहां पर 2 डायमेंशन में ये जब हम देखेंगे कि 0 से KF, 0 से KF, 0 KF, तो KF रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ। और 3D में देखेंगे तो Z एक्सिस में भी यही होगा, KF भाई 0 1 2 3 4 5 अप टू KF, NF होगा तो KF आएगा, NF के करस्पॉन्डिंग KF आएगा। तो इस तरह से तीनों डायमेंशन में जब हम बात करेंगे तो NF 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 तीनों में आएगा, तो KF 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 तीनों में आएगा, और KF आएगा तो हम आप कह सकते हैं कि वो स्फीयर है कि नहीं है स्फीयर। तो KF जो दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द वेव वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल। KF जो है उस NF के करस्पॉन्डिंग है। NF जो कल हमने फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाया था ना, तो आज वहां KF है। कितनी K वैल्यूज होंगी? 2π/L 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 रेंज में एरियाज बनते जाते हैं, क्यूब बनते जाता है, और उसको आप लोग, इस बात को पहले से मैंने बता दिया। सो हियर वी गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? कैपिटल N। इनको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक वॉल्यूम है 4/3 पाई KF क्यूब। इसको जो हम लिख रहे हैं ना, ये है फर्मी स्फीयर। फर्मी लेवल नहीं होकर के अब यहां फर्मी स्फीयर मिल रहा है। फर्मी स्फीयर समझ रहे हो वहां? KF के करस्पॉन्डिंग फर्मी स्फीयर। K की वैल्यू अगर भाई यहां 0 से स्टार्ट हुआ, 0 K1 K2 K3 डिफरेंट वैल्यूज आई, 2π/L 2π/L 2π/L, बाद में KF आ गया। KF इज द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ, तो इसीलिए KF यहां स्फीयर का रेडियस है। KF इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। आप ये देखिए कि जो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम फर्मी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई KF क्यूब, और इसके अंदर 2π/L क्यूब वॉल्यूम रखने वाले कितने क्यूब्स आएंगे? 2π/L होल क्यूब रखने वाले कितने क्यूब आ रहे हैं? तो कैसे करोगे आप वॉल्यूम स्फीयर का ले लोगे, 2π/L होल क्यूब ले लोगे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिल जाएगा इससे। यही तो हुआ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। यस सर। अब अगर इस तरह से नहीं समझ में आया हो तो कल जो मैंने किया था वो क्या किया था हम लोगों ने 0 से KF लेंथ ले लिया था, और उसके बाद 2π/L लेंथ का एक अगर वो ले लिया, तो ये क्या होगा? 2n/L और डिवाइडेड बाय 2π/L। यही तो हुआ था टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कल। KF की वैल्यू थी ना n/L, और यहाँ हाँ। π/L, हर π/L लेंथ पर मिल रहे थे, π/L कर देते तो स्मॉल n ही तो आता, अगर 1 डायमेंशन की बात करें। तो 2D में क्योंकि ये स्क्वायर बनाएगा 2π/L 2π/L का, साइड 2π/L 2π/L एक स्क्वायर बन रहा है, उसको एनर्जी लेवल्स हम लोग मान लेंगे। और 4/3 पाई KF क्यूब के अंदर कितने इस तरह के क्यूब्स हैं, उनका नंबर इससे मिल जाएगा। अब इसमें क्योंकि हर स्टेट में, हर एनर्जी लेवल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, कि नहीं करने का मन है? जितने एनर्जी लेवल्स होंगे सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करना है ना आपको।
तो कैपिटल N इज इक्वल टू दिस इज 2। ये जो ये निकाला ना, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। स्मॉल n कल लिखा था वन डायमेंशन में, यहां पर ये स्मॉल n कह सकते हो, बट इन दिस केस ये एनर्जी लेवल्स एक क्यूब के फॉर्म में है। क्यूब जैसे हम लोग नहीं कमरा बना देते हैं कि बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग का वॉल्यूम हो गया ये स्फेरिकल बिल्डिंग है, और उसके अंदर 2π/L साइड के कितने क्यूब्स होंगे। तो ये रेशियो आपको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या नंबर ऑफ रूम्स देगा। एक रूम में 2-2 लोग हैं, ठीक है भाई। कल तक तो एनर्जी लेवल्स था, आज एनर्जी लेवल ना हो करके आज एनर्जी के लिए 2 डायमेंशन में एक स्क्वायर जैसा शेप होगा, 3 डायमेंशन में वो एक क्यूब जैसा शेप हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहां से n इज इक्वल टू, मान लो सॉलिड जो है, सॉलिड आपने लिया ऑफ वॉल्यूम L क्यूब, L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो गया। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम L क्यूब था, L क्यूब को आपने V ले लिया। क्लियर। तो जो सॉलिड है L लेंथ है, L विड्थ है, L हाइट है, और टोटल L क्यूब वॉल्यूम है। उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, कितना किस तरह का डिस्कशन होगा, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं। और कैपिटल N की वैल्यू 2 इंटू, अब यहां से आ जाएगा L क्यूब अपॉन 8 पाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई KF क्यूब। ठीक है, तो 2, 4, 8 कैंसिल हो जाएगा तीनों, यहां से 1 पाई से स्क्वायर KF क्यूब इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर N ओवर वॉल्यूम V कर देता हूं मैं, और यहां से KF की वैल्यू नोट कर लीजिए, आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर N ओवर V, 3 पाई स्क्वायर N ओवर V रेज टू पावर 1/3। ये KF की वैल्यू है 3 डायमेंशनल सॉलिड के लिए फर्मी स्फीयर का रेडियस है ये। इसको आप फर्मी वेव वेक्टर भी बोल सकते हो। कोई डाउट है तो आप लोग इसमें अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप कहोगे कि मैं भूल गया क्वेश्चन, मुझे कुछ पूछना था या था कुछ। तो इसमें आप पूछ लीजिए कुछ अगर डाउट है तो। मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन जितना जरूरी था, रिक्वायर्ड था, उतना बोला है। डाउट्स जरूर होंगे, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। इसके बाद फिर मैं इसमें जो प्रत्येक लेवल का साइज है वो सर सेम होगा? हाँ, अच्छा। लेवल मतलब यहाँ पर एक्चुअली वो क्यूब है, स्क्वायर होता 2D में, 1 डायमेंशन में वो क्लाइन थी। आपको ये नहीं एक अचंभा लगा कि एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बनी हुई है, ये एनर्जी लेवल कैसे बन सकता है? ये पूरा वायर अगर है इस तरह से, तो यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है। स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन बैठेगा तो उसको कुछ कमरा चाहिए ना, रूम चाहिए। जैसे हम आप बैठते हैं तो हमारे आपके लिए रोड पर बैठने की जगह हो सकती है कि ठीक है यहाँ सीटें रख दी गई है, कुर्सियां रख दी गई हैं, तो 1 डायमेंशन में कुर्सियों की तरह बैठ सकते हो। लेकिन जैसे 3D आएगा, 2D आएगा, 3D में वो एक स्क्वायर बनेगा, और उसके अंदर जैसे ये 2D बनेगा, स्क्वायर बना, इसके बाहर ये ब्रिलवा जोन्स बनते जाते हैं जैसे, तो उस तरह से भी बना सकते हो। अगर अदरवाइज ऐसे ऐसे स्क्वायर्स बनाते जाओ, इन स्क्वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। भाई अलग अलग सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एरिया चाहिए ना 2D में, 3D में उनको क्यूब चाहिए, जो कि हम लोग क्यूबिकल सॉलिड ले रहे हैं, इसलिए सबको क्यूब ही मिलेगा। 2π/L 2π/L 2π/L। क्लियर। तो जो वॉल्यूम ऑफ ईच एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल या कह सकते हो एक एनर्जी कैप्सूल बना सकते हो, या कह सकते हो कि एनर्जी के लिए एक रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज 2π/L होल क्यूब। और यहां ये फिक्स है, 2π/L होल क्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है फर्मी स्फीयर का? 4/3 पाई KF क्यूब। टोटल वॉल्यूम के अंदर ऐसे ऐसे कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो कैपिटल N है। कैपिटल N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो KF क्या है? KF इज फर्मी वेव वेक्टर, वेयर KF इज द फर्मी
वेव वेक्टर और रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर, रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर, ये फर्मी स्फीयर का रेडियस है। अब देयरफॉर फर्मी एनर्जी क्या होगी? फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू h कट स्क्वायर kF स्क्वायर अपॉन 2m, तो वैल्यू आ जाएगी h कट स्क्वायर अपॉन 2m, kF स्क्वायर मीन्स 3 पाई स्क्वायर n ओवर v रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा। वहां 1/3 था, पावर हो जाएगा 2, तो 2/3 हो जाएगा। दिस इज EF। So if we consider N by V as volume electron density पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, then EF will be proportional to rho V raised to power 2/3, तो 2/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नोट कीजिए। तो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास अभी आ गया। हम लोग अभी फर्मी एनर्जी पर ही बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं इसके बेसिस पर। अभी 3 डायमेंशन में फर्मी एनर्जी का फार्मूला आ गया। मैं आगे 2 फार्मूला और लिखूंगा अभी, जो कि अगली क्लास में मैं डिराइव करूंगा। अभी मैं जस्ट फार्मूला बता देता हूं, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कल मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट बताया था आपको। डेंसिटी ऑफ स्टेट को अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो कैपिटल N को निकालना पड़ेगा E के रिस्पेक्ट में, है ना। और कैपिटल N को एनर्जी के साथ डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा कैपिटल N के फार्मूले को। तो डिफ्रेंसिएशन में आपको dN/d कैपिटल E निकल जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और एवरेज एनर्जी, मैं सोच रहा हूँ अभी फार्मूला ही लिख देता हूँ, अगली क्लास में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कराना है। कल भी एक ही क्वेश्चन हुआ था, आज भी ऐसे ही होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर मैं फर्मी एनर्जी की बात करूं, पुटिंग वैल्यूज, तो अब EF की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यूज पुट कर दें EF में h कट की 2m की, तो 3.65 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू आ सकती है। साथ में मल्टीप्लाइड होगा n⁻⁴ सॉरी रो रेज टू पावर 2/3, रो लिखा हो रो बी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे कुछ केसेस में स्मॉल n लिख करके, जो मैंने अभी लिखा था ना, स्मॉल n लिख करके भी इसको शो करते हैं लोग। ये है, ठीक है। हाँ स्लाइड एक बार बैक कर दीजिए सर, प्रीवियस स्लाइड से। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करके एक्चुअल फार्मूला वही है जो मैंने लिखा। फॉर न्यूमेरिकल पर्पज यू विल अप्लाई दिस फार्मूला। ये फॉर्म न्यूमेरिकल्स को लिख रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चंस और अगर कांस्टेंट्स की वैल्यूज वही होती हैं जो एक्चुअली होती हैं, न्यूमेरिकल्स, वी यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करना है आपको। फॉर न्यूमेरिकल्स वी यूज दिस फार्मूला। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगी तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब क्योंकि h कट और 2m वगैरह 3 पाई स्क्वायर NV सब निकालना टाइम लगता है। सो नाउ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मैं फार्मूला लिखूंगा अभी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स DE इज इक्वल टू D कैपिटल N अपॉन D कैपिटल E, एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन
V upon 2 pi square multiplied by 2m upon h cut square raised to power 3 by 2 e raised to power 1 by 2 plus 1 by 2. So this density of state is proportional to e raised to power minus plus half. वन डायमेंशन में माइनस हाफ था, 3 डायमेंशन में प्लस हाफ. ठीक है, माइनस हाफ प्लस हाफ. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर हाफ है, प्लस हाफ. हाँ, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ये रिलेट हो जाता है एनर्जी के साथ इस तरह से. एवरेज एनर्जी की बात करें E bar, this will be equal to 3 by 5 times EF. पिछले वाले में 1 by 3 था, यहां पर 3 by 5 है. ये तो वन डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन का तीनों फार्मूला हो गया. ठीक है, अगर टोटल एनर्जी कोई पूछता है तो आप टोटल एनर्जी भी लिख सकते हो. इन फार्मूलों को कम से कम आप याद कर लेना एक बार. मैं अगली क्लास में अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा टोटल डिस्कशन इसका, तीनों फार्मूले जो मैं भी लिख रहा हूं. 3 by 5 कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स एवरेज एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी. एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नोट कर लीजिए इसको. और अब अगले में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं. एक दो बार 2 डायमेंशन पे भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो 2D वाला भी मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा. अब देखते हैं आज की क्लास में पॉसिबल है तो आज, नहीं तो फिर कम से कम इसका एप्लीकेशन तो बता ही दूं कुछ क्वेश्चंस में. नोट कर लीजिए इसको. ओके. क्वेश्चंस देखते हैं. 2D वाला अभी रह गया है. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर JAM 2007 से. फर्मी एनर्जी ऑफ ए सर्टेन मेटल M1. मान लो कोई मेटल M1 है, उसकी फर्मी एनर्जी दे रखी है EF इज इक्वल टू EF ऑफ M1 है तो EF1 लिख देता हूँ. ठीक है, एंड दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरा कोई मेटल M2 है, जिसका फर्मी एनर्जी हमें बताना है. फर्मी एनर्जी ऑफ 2 बताना है. तो मान लेता हूं ये क्वेश्चन मार्क हो गया. अब बता रहे हैं कि जो M2 है दैट हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो बी, मान लो इसका रो है और इसका रो वी कितना है, रो V1. रो V2 कितना हो गया, ये हो गया रो प्लस 6% ऑफ रो. क्या हो जाएगा रो का 6%, 106 अपॉन 100 टाइम्स रो. यही होगा ना, 6% ज्यादा है तो इसका मतलब 106 हो गया. 106 अपॉन 6, 106 अपॉन 100. इसमें सर वन डायमेंशनल लेके चलेंगे ना. ठीक है, क्यों वन डायमेंशन लेके चलोगे, क्या मतलब है वन डायमेंशन लेके चलने का. मेटल लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट चूज करें 3D आप. ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 डायमेंशन लेके चलना है. अभी मैंने कहा वन डायमेंशन लिखा, कुछ लिखा क्या. बाय डिफॉल्ट यू हैव टू चूज 3 डायमेंशनल सॉलिड. ठीक है, यहाँ लिख लेना कहीं पर, बाय डिफॉल्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड लेके चलो. सो सिंस EF is proportional to rho V raised to power 2 by 3, that means EF of second metal
M2 is equal to EF of first metal EF1 multiplied by rho V2 upon rho V1 raised to power 2/3. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट multiplied by 106 upon 100 raised to power 2/3. चलिए कैलकुलेट कीजिए। हम्म 5.198. 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। Yes, sir. यस सर। ओके, बाय डिफॉल्ट आप 3 डायमेंशन चूज करोगे। जहां भी मेटल लिखा रहा है, मेटल मीन्स 3 डायमेंशन। ठीक है, मेटल मीन्स आपको क्वेश्चन में जब भी मेटल लिखा जाए एंड डायमेंशन मेंशन ना हो तो आप उसको 3 डायमेंशनल डील करोगे। क्लियर, सोचना नहीं है कि जब तक 2D 1D दिया ना हो तब तक 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन एज्यूम करने की जरूरत नहीं। 1 डायमेंशन में लीनियर सॉलिड वगैरह भी वर्ड लिखा जा सकता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जैम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैम का है। फॉर ए मेटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज दिस। तो आपके पास रो वी दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻28 मीटर -3। जैम के क्वेश्चंस मैंने पहले इसीलिए लिया क्योंकि जरूरी है प्रैक्टिस करना पहले इनको। 3.65 इंटू 10⁻19 इंटू रो वी रेज टू पावर 2/3। मैंने बोला था न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ये फार्मूला वैलिड है, करेक्टली अप्लाई करेंगे हम लोग। तो आप इस फार्मूले को यूज करके फर्मी एनर्जी की बात करें। यहां भी मेटल लिखा हुआ है, 3 डायमेंशन ही अप्लाई कर रहा हूं मैं। 3.65 इंटू 10⁻19 इंटू 6.4 इंटू 10⁻28 रेज टू पावर 2/3। अब आप देखिए कि 64 का क्यूब रूट निकाल सकते हो आराम से आप। तो यहाँ आ गया 64 रेज टू पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 पावर 2/3। ये आ गया 3.65। देखना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर रहेगा ये सारा। 3.65 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 27 3 9 18 10⁻18। बताइए आंसर क्या आएगा फाइनल। 12.5 into 10⁻9। क्या मतलब 9 कहाँ से आ गया? फाइव 5.84। Yes, sir. 5.8. 10⁻9 कहाँ से आ रहा था भाई? हाँ सर सर। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 5.84। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ये बोल रहे कि फर्मी एनर्जी EF एप्सिलॉन F लिख रखा है। एप्सिलॉन F डिपेंड्स ऑन द NE h² अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर NE। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्होंने NE लिख रखा है, मैं भी NE लिख देता हूँ 2/3। तो फर्मी एनर्जी का फार्मूला एप्सिलॉन F की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये जो मेटल है, मेटल ही यहाँ भी दे रखा है, जहां भी मेटल होगा 3D होगा। ठीक है, सो इफ NE is increased by
ये फैक्टर, कौन से फैक्टर से? 1000। देन EF किससे बढ़ेगा बताइए? अगर Ni की वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ा देंगे देन एप्सिलॉन F 10 टाइम्स। बोलिए कितने टाइम्स बढ़ेगा? 10 टाइम्स। गलत। 100 टाइम्स। 100 टाइम। यस 100 टाइम्स। तो अगर 1000 से 1000 का 2/3 तो निकालना है, 1000 का 2/3 तो 1/3 निकाल दो, 2 मत करो, स्क्वायर मत करो, तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर गलत हो जाएगा, 100 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। ठीक है, JNU का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 BHO, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही हमने बता दिया है, डिस्कस कर लिया। सर प्रीवियस स्लाइड। फाइव एनर्जी EF इज 3.65 into 10 raised to power minus 19 into n raised to power 2/3 electron volt. ऑप्शन A, प्रीवियस स्लाइड। ओके सर। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस करते रहना। एक क्वेश्चन ये है, होमवर्क है आपके लिए, TFR का क्वेश्चन, इसमें चेक करना, इसको सॉल्व करना है आपको। आपको डेंसिटी ऑफ एटम्स दे रखा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके बाद फर्मी एनर्जी कॉपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है TFR का। फिर ये क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ स्टेट दे रखा है, एनर्जी दे रखा है। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग अरेंज करना, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन वो कहाँ गया जिसमें आपको स्किप हो गया लग रहा है मुझे? चलिए कोई बात नहीं, एक फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर जैम का क्वेश्चन था। क्लास एंड हो गया है, आप लोग जो पूछना चाहते हैं प्लीज पूछ लीजिए। अगली क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस होमवर्क के लिए लगा देता हूं, जिसमें मैंने अभी एक TFR का क्वेश्चन बोला है और कुछ क्वेश्चन जिसमें ये क्वेश्चन होमवर्क, ये इसके बाद का क्वेश्चन होमवर्क डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू e raised to power प्लस हाफ, उसी से आ जाएगा ये क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है फर्मी सरफेस पर वेव वेक्टर, अभी आपने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्मी सरफेस पर क्या होगी? मोमेंटम पता है, एनर्जी पता है, तो वेलोसिटी बता सकते हो आप। ये 2 डायमेंशन का केस है, ये तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। एवरेज एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो 0 केल्विन पर। यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अफेक्ट कर सकता है, ये वहाँ पे एवरेज एनर्जी। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होमवर्क में सॉल्व करना। क्लास मेरा एंड हो गया है, कुछ पूछना है तो बताएं प्लीज आप लोग। सर और कितने लेक्चर लगेगा? मैं अभी नहीं कर सकता कुछ भी, जिस स्लो स्पीड से चल रहा है तो लग रहा है कि 10 लेक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्मी वाला पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद बैंड थ्योरी आएगा। बैंड थ्योरी में हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, उसमें जस्ट बेसिक बात करेंगे, और उसके बाद कुछ 10-12-15 क्वेश्चन उसमें भी होगा, 12-15। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट होगा। सेमीकंडक्टर 3 से 4 क्लासेज लेता है। ठीक है, अगर हो सकता है फर्मी, ये 1.5 घंटे की क्लास में एक्चुअली यही होता है, 2 घंटे की होती है ना, तो जब तक आप फ्लो बना पाते हो टॉपिक डिस्कस करके, और उसके बाद तब तक यहाँ पे टाइम ही ओवर हो जाता है। तो अगली क्लास में मैं फर्मी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद बैंड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 4 क्लास, बैंड थ्योरी 2 क्लास, लगभग 1.5-2 क्लास भी हो सकता है, 4-2 6, और एक 7 क्लास हो सकती है, 7 क्लासेस लगभग। ठीक है, यस सर। हाँ कम से कम 6 क्लास तो होगी ही। अगर पता नहीं 2 घंटे की भी क्लास लग गई तो 6 ही क्लास में, 5 ही क्लास में हो सकता है हो जाए। लेकिन अगर 1.5 घंटे की क्लास लगेगी तो 6 क्लास, 7 क्लास से हो रहा है, 7 क्लास तक लगभग। ठीक है, चलिए। एक्चुअली सेमीकंडक्टर में भी आएंगे तो उसके में भी हमें बहुत सारे फार्मूले बताने पड़ते हैं डिस्कशंस के लिए, क्योंकि हर फार्मूले का अपना यूज है, अपना क्वेश्चन आया होगा पहले कभी, तो उसको हमें देखना पड़ेगा ना सॉल्व करके। चलिए ठीक है,
तो सर कुछ यस बोलिए प्लीज। सर जब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल की हम बात करते हैं तो सर वहां पर रेसिप्रोकल लैटिस में क्यों बात करते हैं, जबकि 1 डायमेंशन में सर हम डायरेक्ट लैटिस में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में वो डिफिकल्ट होता है डिस्कस करना उसको, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको स्मॉल एन के टर्म में ही बात की जाती है, स्मॉल एन। यहाँ पर हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ज्यादा इजी पड़ता है फर्मी वेव वेक्टर के टर्म में और फर्मी एनर्जी को रिलेट करना उस तरह से जिस तरह से हमें चाहिए। एक्चुअली क्या होता है देखो, आप जब कैलकुलेट कर रहे हो फर्मी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है ना, वॉल्यूम कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना। यस सर। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बताते हो एन, इसीलिए या रो बताते हो, रो की बात जब करते हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में है, इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जहां यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता हो। 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल, तो उससे तो आ जाएगा ना एल क्यूब नीचे डिनोमिनेटर में। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सेम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बताया जाता है, वहां एन की वैल्यू एन से एन प्लस डी एन तक लिया जा रहा है और फिर उसमें रिलेट करते हैं वो क्वांटम नंबर एन के साथ। क्लियर। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रेसिप्रोकल भी पढ़ा हुआ है, ब्रिलवान जोन भी पता है, तो उसको क्यों ना रिलेट करके पढ़ा जाए और वो चीजें आगे रिलेट रेसिप्रोकल लैटिस और ये सब का कॉन्सेप्ट आगे बैंड थ्योरी में भी हेल्प करता है। बैंड थ्योरी में ई के रिलेशन, डिस्पर्सन रिलेशन, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो, ओमेगा के रिलेशन, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, तो उससे हमें अगर रिलेट करना है तो उसको के वेक्टर के टर्म में, वेव वेक्टर के टर्म में ही लेकर करना चाहिए। जो 1 डायमेंशन हमने कल की क्लास में किया है उसको भी के साथ रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं। और आपको याद भी होगा मैंने कल लिखा भी था कि के इज इक्वल टू, क्या लिखा था पहले, लिखा था एच कट स्क्वायर फिर के स्क्वायर अपॉन 2m, वहां के ही तो है एन पाई बाई एल है। तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट लैटिस था, वो रेसिप्रोकल लैटिस में भी था, के की वैल्यू तो यूज की थी ना एन पाई बाई एल। आ जा रहा है सर। हाँ, तो इसीलिए वो वहां पर कह सकते हो कि हाँ आपको मैंने रेसिप्रोकल वर्ड नहीं यूज किया लेकिन के तो यूज किया था ना, तो के वैल्यू यूज किया, इसका मतलब वहां आ गया वो टर्म उसका एन पाई बाई एल होल स्क्वायर। इसीलिए तो पर यूनिट वॉल्यूम में वहां एन रो आ रहा था। रो आने के पीछे रीजन भी तो यही था, एन पाई बाई एल होल स्क्वायर वाला, नीचे डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर आता था। और कोई डाउट किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं है? चलिए क्वेश्चंस 2-4 जो दिया है सॉल्व करना आप लोग, और अगली क्लास में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और बैंड थ्योरी थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास में। ओके थैंक यू okay students, thank you so now this class is over. We will discuss 2-dimensional and other questions, 2-dimensional free electron gas and other questions in our next class। और तब तक अभी इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल में लगा दूंगा, ठीक है। थोड़ा ट्राई तो करके आओगे ना, उससे रहेगा कि चलो ठीक है हम लोगों ने थोड़ा टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, सो नाउ दिस क्लास इज ओवर, स्टॉप शेयरिंग, मीटिंग इज ओवर।